नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल मंधानी, चेयरमैन यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पे बात करूँगा। शुरुआत में आपको ये बता दूँ, एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के मुताबिक अगर हम बात करें मनुष्य के उत्पत्ति की कि हम कहाँ से आए हैं, तो ये जो सिद्धांत अभी भी सबसे सही माना जाता है बिग बैंग थ्योरी का, तो हम इंसान जो बने हैं इवॉल्व हुए हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं, हम बने हैं। तो जब बात होती है महिला और पुरुष की, तो दोनों में बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स का। जेनाइटल सिस्टम एक वो अंग है जो मनुष्य को मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य में पुरुष और महिला को डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक ऑर्गन है जो डिफरेंशिएट करता है, उसको हम लोग कहते हैं जेनाइटल सिस्टम। जेनाइटल सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, मतलब मूत्र विसर्जन और सेक्सुअल ऑर्गन, जो दो एक पार्ट जुड़े होते हैं। ये दो चीज़ें पुरुष और महिला में अलग अलग है, अदरवाइज़ बॉडी का हर पार्ट सेम है। तो हम पुरुष में बात करें, जिस पे हमारा फोकस है आज, जब जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, वो गुर्दे छान के पेशाब के रूप में निकाल के वो जमा होता है यूरिन यहाँ ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। और इस यूरिनरी ब्लैडर के मुंह पे एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं या पौरुष ग्रंथि। और इस ग्रंथि के बीच से एक पेशाब की नली जाती है जो पुरुष के लिंग के अंदर से जाके एक कंड्यू बनाती है, एक रास्ता बनाती है जिसके थ्रू पेशाब या यूरिन बाहर निकलता है। तो हम आज जो बात करेंगे प्रमुखतः हम इस पौरुष ग्रंथि के कैंसर के बारे में, फिर दूसरा इस यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के बारे में, फिर तीसरा लिंग के कैंसर के बारे में। बिकॉज ये जो तीन ऑर्गन्स हैं, इनके कैंसर उतने कॉमन नहीं है जितनी हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे लंग कैंसर, ओरल कैंसर, जिससे सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है कि लोगों को ज्ञान मिले। और उसके लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हमारे ज्ञान में लाई जाती है कि हम स्मोकिंग ना करें, जो कि उसका काफ़ी क्लोज़ रिलेशन है। इसी तरीके से ये तीन अंग ऐसे हैं शरीर के जिनके बारे में हम बहुत बात नहीं करते, परंतु ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इनके कैंसर्स कॉमन हैं। और इसके कैंसर्स फॉर्चुनेटली अगर अर्ली स्टेज में देखे जा सकते हैं तो इनका इलाज भी संभव है। तो यही मेरा मकसद है कि इन तीन अंगों के कैंसर के बारे में विस्तार से बात करें और इन कैंसर के बारे में क्या क्या जानें, इनके लिए क्या क्या उपचार अवेलेबल हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। आगे मैं आपको इसकी जांच और इलाज के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि ग्रंथि पुरुष में होती है तो पुरुषों का कैंसर है। फॉर्चुनेटली अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट रेसेस से, मतलब वाइट रेस विद कॉकेशियन, जो हम लोग हमारी रेस डिफरेंट है, तो अमेरिका में जैसे इसकी जो इंसिडेंस बोली जाती है वो 1 लाख में 80 या 90 पुरुषों को होती है। तो इंडिया में फॉर्चुनेटली ये कम है, इसका इंसिडेंस 4 से 5 प्रति 1 लाख पुरुषों में ये कैंसर पाया जाता है। पर अगर हम अपनी आबादी देखें तो इस हिसाब से ओवरऑल प्रॉब्लम एक साइजेबल प्रॉब्लम है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें जानकारी ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये यूजुअली 50 साल के बाद ही ये कैंसर होता है। इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये जेनेटिक है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, जो ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है जेनेटिक। देखिए, हमारी जो बॉडी है एक मशीन है जिसका बेसिक यूनिट है वो जीन्स। जो जीन्स होती हैं क्रोमोसोम में, हर एक सेल, बॉडी की हर सेल में एक क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं और हर एक जीन एक एक लक्षण को डिफ़ाइन करती है। तो आपका जो कैरेक्टर है, आपकी स्किन का कलर, आपकी आँखों का कलर, वो सारे डिटरमाइन होते हैं जीन्स से। तो वैसे ही हर ऑर्गन का फंक्शन जीन्स से डिफ़ाइन होता है।
तो अगर हम ये कहें कि प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक है, तो इसका सिंपल आंसर है सारे कैंसर्स जेनेटिक हैं। क्योंकि अगर सेल डिवाइड करती हैं, सेल का विभाजन हो रहा है, तो वो जीन के गड़बड़ी से ज़्यादा तेज़ गति से विभाजन हो रहा है, तभी कैंसर बना है। अब जीन में एब्नॉर्मलिटी है तो कैंसर है। अब जीन की एब्नॉर्मलिटी 2 तरीके से या 3 तरीके से हम इसको देखें। एक होता है हेरेडिटरी, यदि मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में जीन है और वो वही ख़राब वाली जीन ट्रांसमिट होकर मेरे पास आई है तो मुझे कैंसर होगा, तो उसको हम हेरेडिटरी कहते हैं, जिसका अराउंड 5 to 10%, अगर 100 प्रोस्टेट कैंसर देख रहे हैं तो 5 से 10% हेरेडिटरी होते हैं। और दूसरी टर्म जो जेनेटिक का यूज़ होती है वो फैमिलियल, यदि मेरी फैमिली में पुरुषों को कैंसर है तो मेरे में रिस्क बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से वो ख़राब वाली जीन आई है, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है मेरे परिवार में जो कैंसर की जो जीन्स हैं, जो प्रोस्टेट के सेल्स की जीन्स को ऑल्टर कर रहा है, इस वजह से कैंसर हो रहा है। और तीसरा जो स्पोरेडिक, मतलब किसी भी पुरुष को हो सकता है। तो इसके एग्जैक्ट कारण क्या है, उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी तक जब हम पिन पॉइंट करते हैं कि कौन सा ऐसा एक कारण है जो इस जीन को ऑल्टर कर रहा है, प्रोस्टेट कैंसर बना रहा है, तो उसमें कहना बहुत मुश्किल है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए, वो चाहे किसी भी अंग का कैंसर हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं आपका न्यूट्रिशन, आपका जो खान पान का एक तरीका है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो एक नया कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, जो हमारे संस्कृत में भी है, काफ़ी पुराणों में भी है, जो भोजन को डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत गर्म भोजन है, तो हम उसको साइंटिफिक वे में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका डाइट या आपका स्ट्रेस या आपका टोबैको इंटेक या फिर आपका एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बॉडी में काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। उस इन्फ्लेमेशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उस फ्री रेडिकल से हमारी जीन्स ऑल्टर हो सकती हैं। जैसा आपने सुना होगा कि चेर्नोबिल रशिया में जो न्यूक्लियर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था और वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत से कैंसर हुए। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ या तो तुरंत या धीरे धीरे लेके किसी भी जीन को ऑल्टर करती है, तो वो जीन नॉर्मल सेल को कैंसर बना सकती है। तो अब सवाल उठता है कि मैं एक पुरुष हूँ और 50 साल की उम्र का हूँ, तो क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर है? अगर है तो उसका क्या इलाज है? अगर नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे प्रोस्टेट कैंसर होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। 50 साल की उम्र में प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए फॉर्चुनेटली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको हम लोग ब्लड से चेक करके करते हैं। इसको हम PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक प्रोटीन है जो पहले मैंने बताया आपको शुक्राणुओं की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, पर अगर ग्रंथि में कैंसर है तो इस प्रोटीन की मात्रा ब्लड में बड़ी पाई जा सकती है। पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि PSA बड़े रहने का मतलब ये नहीं आपको कैंसर है, ये जस्ट इंडिकेट करता है कि आपको पॉसिबिलिटी है प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक MRI करवाते हैं और उससे कंफर्म करते हैं। MRI एक बहुत अच्छी तरीके से उभरता हुआ एक तरीका है जांच का, जिससे कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब आपका सवाल उठता है, क्या हर पुरुष को PSA करवाना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, पर एटलीस्ट जिस पुरुष के घर पे यदि किसी बुज़ुर्ग को या उनके भाई को या उनके पिताजी को या किसी अंकल को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो डेफिनेटली उसको अपना PSA करवाना चाहिए 50 के बाद की उम्र में, मे बी या 45 की एज पे। तो एक तो ये हो गया, आप के घर में यदि हिस्ट्री है तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए PSA। अगर हिस्ट्री नहीं है तो भी अगर आप चाहते हैं स्वयं से डिस्कस करके डॉक्टर से कि अगर आप बहुत कंसर्न है अपनी हेल्थ के, तो भी आप PSA करवा सकते हैं। या आपके यूरिन के फंक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली, यदि आप यूरिन बार बार जा रहे हैं या यूरिन के फ्लो में रुकावट है या रात में कई बार उठना पड़ रहा है या बहुत स्ट्रेन कर रहे हैं,
तो बेटर है एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और उससे राय लेके कि पीएसए करवाने से प्लसेस और माइनसेस क्या हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, आप पीएसए करवा सकते हैं। तो इस 3 तरीके से हम प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है कि नहीं इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पीएसए यदि आपने करवाया है तो उसके बाद क्या करें। तो पीएसए की नॉर्मल वैल्यू जो हमने वेस्ट से ली है, क्योंकि हमारी अपनी खुद की रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम वैल्यू लेते हैं 0 to 4। पर मेरा अपना काम है, मेरी काफ़ी रिसर्च है 20 सालों की संजय गांधी संस्थान लखनऊ में, जहां मैंने इसको प्रकाशित किया है कि हमारे यहाँ 0 to 4 नॉर्मल रेंज लेने से अनफॉर्चुनेटली डिटेक्शन रेट, मतलब जो 4 और 10 अगर आपका पीएसए बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है, और बिना बायोप्सी के आप प्रोस्टेट कैंसर नहीं डायग्नोज करते, जिस पे मैं आऊँगा। तो ये इसका डिटेक्शन रेट कम है इंडिया में फॉर्चुनेटली, उसके कारण है। तो मेरी इस पे रिसर्च है। पर यदि आपका पीएसए बढ़ा हुआ है, यदि आपका पीएसए 4 के ऊपर है, तो यूरोलॉजिस्ट आपका एमआरआई करवाता है, और एमआरआई एक और सस्पिशन बढ़ाता है कि आपको कैंसर है कि नहीं है। और एमआरआई यदि सस्पिशन का इंडेक्स ज़्यादा रखता है तो आपके प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है, वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और ये बायोप्सी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है और इसकी थोड़ी बहुत रिस्क होती है ब्लीडिंग की, बट एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। और एक आम धारणा आपसे मैं शेयर करूंगा, कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी अंग का कैंसर डायग्नोस कर रहे हैं और उसमें हमने नीडल डाल के बायोप्सी करी तो इसके फैलने की संभावना है। ये एक मिथ है, एक गलत धारणा है। कैंसर बिना बायोप्सी के डायग्नोस नहीं होता। किसी भी अंग का कैंसर बायोप्सी के बिना डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो बायोप्सी बहुत ज़रूरी है, और बिना बायोप्सी नीडल डाले पॉसिबल नहीं है। तो बायोप्सी गलत नहीं है, एक उसका अभिन्न अंग है। तो पीएसए अगर आपका बढ़ा हुआ है तो एमआरआई होगा, एमआरआई में सस्पिशन है तो आपकी बायोप्सी होगी, पौरुष ग्रंथि की बायोप्सी होती है, और इस बायोप्सी के बाद ही निर्णय लिया जाता है अगर कैंसर है तो आगे क्या किया जाए। मैं चाहता हूं अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी एक मेडिकल टीम है जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।